जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है ये लिया गया है एक लैटिन वर्ड से जो कि है कॉन्स्टिट्यूएरे। और कॉन्स्टिट्यूएरे का मीनिंग है एस्टैब्लिश करना या सेटअप करना। जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है इसका मीनिंग भी किसी चीज़ को एस्टैब्लिश या सेटअप करने से रिलेटेड ही होगा। और वो कौन सी चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश या सेटअप करता है? वो है गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बेसिकली एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होती है। ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या प्रोविजंस होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग कैसी होगी। यानी कि गवर्नमेंट के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होंगे, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन, और ये इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग कैसी होगी, जैसे कि पार्लियामेंट में एक बिल पास करने का प्रोसीजर क्या होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कैसी होगी। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है। गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट और पब्लिक या फिर आम लोगों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा। इन अदर वर्ड्स, क्या गवर्नमेंट का पब्लिक पर पूरी तरह से कंट्रोल या इन्फ्लुएंस होगा, या फिर एक लिमिटेड एक्सटेंट तक कंट्रोल होगा। इन अदर वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट के पास कितनी पावर्स होंगी। क्या गवर्नमेंट के पास आर्बिट्रेरी या फिर अनलिमिटेड पावर्स होंगी, या फिर लिमिटेड पावर्स होंगी। और ये डिसाइड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कि सिटीजन्स को किस तरह के और किस एक्सटेंट तक राइट्स और ड्यूटीज दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। सिटीजन्स के पास जितने ज्यादा राइट्स होंगे, गवर्नमेंट की पावर्स उतनी ही लिमिटेड होंगी। ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग और एक्सटेंट ऑफ पावर्स के अलावा कई कॉन्स्टिट्यूशंस कुछ जनरल प्रिंसिपल्स, गोल्स और वैल्यूज भी मेंशन करते हैं जिनके बेसिस पर या फिर जिनको अपहोल्ड करने के लिए गवर्नमेंट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के थ्रू एक देश का पूरा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क या पॉलिटिकल ऑर्डर डिसाइड होता है, और इसी फ्रेमवर्क या ऑर्डर के बेसिस पर एक कंट्री रन करता है। एंड फॉर दिस रीजन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कई तरह के फ्रेजेस का यूज होता है, जैसे कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, रूल्स ऑफ द स्टेट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सेट्रा। अब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के इन टोटल 8 फंक्शंस हैं, जिनमें से पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाता है, और इस पॉलिटिकल कम्युनिटी का एक्सटेंट क्लियरली डिफाइन करता है। यहाँ पर पॉलिटिकल कम्युनिटी का मतलब है कि वो सभी लोग जो एक सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम या फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं, वो सब मिलकर एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाते हैं। जैसे कि सभी इंडियंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्रिएट किए गए पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, सब इंडियंस मिलकर एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाते हैं। ऐसे ही यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बना है जिसको सभी यूएसए के सिटीजन्स फॉलो कर रहे हैं। ये सभी यूएसए के सिटीजन्स मिलकर एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनता है, और साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये मेंशन होता है कि ये पॉलिटिकल फ्रेमवर्क किस किस पर लागू होगा। एंड दिस इज हाउ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी इज फॉर्म्ड, एंड द एक्सटेंट ऑफ दिस पॉलिटिकल कम्युनिटी इज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड फंक्शन ये है कि जो पॉलिटिकल कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनती है, इस पॉलिटिकल कम्युनिटी को फॉर्मली डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे कंट्री को क्लियरली डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस इज पॉलिटिकल कम्युनिटी जिसे क्लियरली डिफाइन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। साथ ही में ये भी मेंशन किया जाता है कि इस पॉलिटिकल कम्युनिटी का नेचर क्या है, इसके कोर आइडेंटिटी क्या है। क्या ये एक फेडरल स्टेट है या फिर यूनिटरी? क्या ये एक सेक्युलर कंट्री है या फिर इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन होगा? क्या ये एक सोशलिस्ट कंट्री है या कैपिटलिस्ट? क्या ये एक डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी? अगर डेमोक्रेसी है तो क्या ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है या फिर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, एक्सेट्रा। ये सब मिलके एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का नेचर बनाते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होता है। इसके अलावा इस पॉलिटिकल कम्युनिटी में जो अथॉरिटी या पावर्स है उसका सोर्स क्या है? क्या ये पावर्स लोगों से आती है या फिर कोई और सोर्स है? साथ ही में इस अथॉरिटी या पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है बिटवीन द ऑर्गन्स और इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट? क्या सभी ऑर्गन्स के बीच पावर का एक बैलेंस बनाया गया है, या फिर कुछ ऑर्गन्स को, जैसे कि पार्लियामेंट को, ज्यादा पावर्स दी गई है? इन सब से अथॉरिटी विद इन द पॉलिटिकल कम्युनिटी डिसाइड करी जाती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लीगल फ्रेमवर्क है जो कि एक पॉलिटिकल कम्युनिटी को क्रिएट करता है और इसे लेजिटिमेसी देता है। साथ ही में इस कम्युनिटी का कोर नेचर और आइडेंटिटी डिटरमाइन करता है और रेगुलेट करता है कि हाउ दिस अथॉरिटी इज एक्सरसाइज्ड एंड कंट्रोल्ड। थर्ड फंक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस के रूल्स डिटरमाइन करने के अलावा उन सब लोगों की जो कि इस पॉलिटिकल कम्युनिटी का हिस्सा है, इनको एक यूनिक कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आइडेंटिटी एक्सप्रेस करता है वो है एक सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की, और ये आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट करती है
द काइंड ऑफ नेशन इंडिया एस्पायर्स टू बी। और साथ में जो कोर वैल्यूज हैं उस सोसाइटी की, उन वैल्यूज को भी एक्सप्रेस करता है। जैसे कि कई कॉन्स्टिट्यूशंस लिबर्टी और इंडिविजुअल राइट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं और कई कॉन्स्टिट्यूशंस सोशल जस्टिस और इक्वालिटी जैसी वैल्यूज को। फोर्थ फंक्शन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज डिफाइन करता है। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस राइट्स पर ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं और ड्यूटीज यूजुअली हमें सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में देखने को मिलती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दोनों राइट्स और ड्यूटीज देखने को मिलती है। फिफ्थ फंक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश और रेगुलेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। इस स्ट्रक्चर में कई सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन कई सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज भी क्रिएट करता है फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी। इन सब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंस्टीट्यूशंस को पावर्स देता है और साथ ही में इन इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग और फंक्शनिंग को भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट फंक्शन में वही है जो मैंने आपको अभी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन्स या फिर इंस्टीट्यूशंस को पावर्स देता है। किन इंस्टीट्यूशंस को कितनी पावर्स मिलनी है ये कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसके अलावा जिन कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू एक फेडरल स्ट्रक्चर बनता है जिसमें मल्टीपल लेवल्स पर गवर्नमेंट होती है, जैसे कि नेशनल और स्टेट लेवल पर, देन कॉन्स्टिट्यूशंस इन मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बिटवीन भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। जैसे कि नेशनल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स होंगी और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कितनी अथॉरिटी होगी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। नेक्स्ट फंक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट की रिलीजियस आइडेंटिटी भी डिफाइन कर सकता है। कुछ कंट्रीज या स्टेट्स बाय नेचर एक पर्टिकुलर रिलीजन से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, जिसका ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सो एक स्टेट को एक पर्टिकुलर रिलीजियस आइडेंटिटी प्रोवाइड करने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इसके अलावा जो रिलीजियस अथॉरिटीज हैं और जो सेक्युलर अथॉरिटीज हैं, इनके बीच किस तरह का रिलेशन होगा ये भी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। लास्ट फंक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन कर सकता है कुछ गोल्स जिनको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को वर्क करना है। ये गोल्स यूजुअली सोशल और इकोनॉमिक गोल्स होते हैं और ये सोसाइटी की एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी सोशियो इकोनॉमिक गोल्स दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की फॉर्म में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन्ड है। अब देखते हैं 7 क्वालिटीज जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। इनमें पहली है ब्रेविटी। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा अनवांटेड और अननेसेसरी प्रोविजंस डालने की ज़रूरत नहीं है। बाद में लॉज और एक्ट्स के थ्रू ये सेकेंडरी प्रोविजंस इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। सेकेंड क्वालिटी है क्लैरिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस होते हैं इनमें क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि इन प्रोविजंस में जो लैंग्वेज का यूज़ किया गया है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में प्रोविजंस लिखे जाने चाहिए। नेक्स्ट है डेफिनेटनेस। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस इस मैनर में लिखे होने चाहिए कि एम्बिग्विटी या फिर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस का स्कोप ना हो। अगर 10 लोग एक प्रोविजन को पढ़ रहे हैं तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशंस हो उन प्रोविजंस की, वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। प्रोविजंस इतने क्लियर होने चाहिए कि इनका एक डेफिनेट मीनिंग हो, यानी कि प्रोविजंस ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉन्स्टिट्यूशन जो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करता है, जो राइट्स प्रोवाइड करता है एक्सेट्रा, ये सभी चीजें एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होनी चाहिए। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को लेकर प्रोविजंस मेंशन करता है तो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होने चाहिए। इससे जो एक पॉसिबल कंफ्यूजन हो सकती है इन अंडरस्टैंडिंग द राइट्स और द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इस कंफ्यूजन का स्कोप रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है सूटेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को सोसाइटी की नीड्स और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए और साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन को सोसाइटी की सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस को भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बिकॉज आफ्टर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन एक मीन्स है जिसके थ्रू एक सोसाइटी अपनी नीड्स और एस्पिरेशंस को एक ऑर्डरली मैनर में फुलफिल करती है। एक मैं एग्जांपल दूं कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स नीड्स, एस्पिरेशंस एंड कंडीशंस ऑफ अ सोसाइटी, तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में देखोगे एक प्रोविजन जिसमें अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है। जिस टाइम ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब अनटचेबिलिटी ज्यादा प्रेवलेंट थी और हमारी सोसाइटी की ये एस्पिरेशन थी कि इस अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को बंद किया जाए।
और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इस एस्पिरेशन को फुलफिल किया गया। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। यहाँ स्टेबिलिटी मीन्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्टेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क क्रिएट करना है जो कि क्रिएट होता है बाय क्लियरली डिफाइनिंग द रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। और साथ ही में जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं वो भी क्लियरली डिफाइंड हो। ऑल्सो इस पॉलिटिकल सिस्टम को अमेंड करने के लिए जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो रिजिड होना चाहिए, जिससे रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी अपने बेनिफिट के लिए इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ऑल्टर ना कर पाए। लास्ट थिंग इज अडेप्टेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशंस डायनामिक होने चाहिए इंस्टेड ऑफ स्टैटिक। दिस इज बिकॉज एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी की नीड्स, कंडीशंस और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है, और जितना एक कॉन्स्टिट्यूशन इन तीनों चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेगा उतना ही कॉन्स्टिट्यूशन रेलेवेंट होगा। अब ये तीनों चीज़ें, नीड्स, एस्पिरेशंस और कंडीशंस, ये टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को रेलेवेंट रखने के लिए टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशंस डायनामिक होने चाहिए इंस्टेड ऑफ स्टैटिक। ऑल्सो डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशंस को लिविंग डॉक्यूमेंट भी बुलाया जाता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई किया गया है 5 बेसिस पर: ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोविजंस, on the basis of amendment, on the basis of nature of relationship between national and regional governments, and lastly on the basis of nature and purpose of the constitution. इनमें से पहला है on the basis of evolution. इस बेसिस पर हम कॉन्स्टिट्यूशन को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन और एनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से इवॉल्व या डेवलप होते आ रहे हैं, और इन सभी प्रोविजंस का एक पर्टिकुलर सिंगल सोर्स नहीं होता, बल्कि ये प्रोविजंस अलग अलग सोर्सेस का पार्ट होते हैं, जैसे कि कन्वेंशंस, प्रैक्टिसेस, जुडिशियल डिसीजंस एक्सेट्रा। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस को क्यूमुलेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस बोलते हैं, और इनका एग्जाम्पल है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। और जहां तक एनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस की बात है तो इनके प्रोविजंस टाइम के साथ इवॉल्व नहीं होते आ रहे। इन प्रोविजंस को डेलिबरेटली बनाया गया है बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर पार्लियामेंट या फिर कोई और अथॉरिटी। So deliberate creation of provisions instead of slow evolution with time. ये सभी provisions एक ही source में यानी कि constitution में present होते हैं and not different sources. इन constitutions को conventional constitutions बोला जाता है, और इनके example में आता है Indian Constitution. Next classification है on the basis of incorporation of provisions. यहाँ हम constitution को divide कर सकते हैं written और unwritten constitutions में। written constitutions में provisions एक बुक या डॉक्यूमेंट में राइट किए जाते हैं, और इन प्रोविजंस को काफ़ी कॉन्शियसली फॉर्मुलेट किया जाता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस को डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस या कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस भी बोला जाता है, और इनके एग्जाम्पल्स में आएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जहाँ तक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो इनमें ज़्यादातर प्रोविजंस एक सिंगल बुक या डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट नहीं होते। ये प्रोविजंस कई सारे सोर्सेस में मेंशन्ड होते हैं, जैसे कि कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, जुडिशियल डिसीजंस एक्सेट्रा। और ये प्रोविजंस डेलिबरेटली फॉर्म नहीं किए जाते बाय सम अथॉरिटी, बट ये प्रोविजंस काफ़ी टाइम से इवॉल्व होते आ रहे हैं। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस को नॉन डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस या फिर अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस भी बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल में आता है यूके। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट मेथड, और इसमें 2 टाइप्स में हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं: रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट का एक अलग से प्रोसीजर होता है, और इस अमेंडमेंट प्रोसीजर के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसके एग्जाम्पल में आते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को इन इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशंस भी बोलते हैं, और वहीं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड करने का प्रोसीजर रिलेटिवली ईजी होता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट का कोई सेपरेट प्रोसीजर नहीं होता, और जैसे लॉस को एनैक्ट किया जाता है उसी प्रोसीजर से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को भी अमेंड किया जाता है, और इसके एग्जाम्पल में आता है यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस को इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशंस भी बोला जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बैलेंस बना के चलता है बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स। इनमें 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं: फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में मल्टीपल लेवल्स पर गवर्नमेंट होती है, जैसे कि नेशनल लेवल और स्टेट लेवल, और ये सभी लेवल्स पर गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी और पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करती है, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं होना पड़ता फॉर अथॉरिटी एंड पावर्स।
और ये सब गवर्नमेंट्स एक इंडिपेंडेंट मैनर में काम करती हैं अपने अपने जुरिसडिक्शन में। एग्जाम्पल में आता है यूएसए। अब यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में सारी पावर्स नेशनल गवर्नमेंट के पास कंसंट्रेटेड होती हैं। स्टेट्स या फिर रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती। अगर एग्जिस्ट करती हैं तो फिर इन गवर्नमेंट्स को पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिलती और इन्हें डिपेंड रहना पड़ता है नेशनल गवर्नमेंट्स पर फॉर अथॉरिटी एंड पावर। सो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस में रीजनल गवर्नमेंट्स एक तरह से नेशनल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट एजेंसीज के तौर पर काम करती हैं। इसके एग्जाम्पल में होगा फ्रांस। जहां तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दोनों फेडरल और यूनिटरी प्रोविजंस देखने को मिलते हैं और इसी रीजन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप को काजी या फिर सेमी फेडरल सेटअप भी बोला गया है। अब लास्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का डिवीजन किया गया है इन प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशंस एंड प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशंस। प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशंस फोकस करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एस्टैब्लिश करने में और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस बनाने में, और वहीं प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशंस ये सब तो करते ही हैं लेकिन इसके साथ साथ कुछ गोल्स प्रोवाइड या प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि सोसाइटी की एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को इन सभी गोल्स को अचीव करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। देखो, एक कोई पर्टिकुलर देश है जिसकी गवर्नमेंट है जो कि इस देश को रन कर रही है। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फॉर्म करी गई है या फिर उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फिर यहाँ भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को पावर्स दे रखी हैं और ये जो पावर्स हैं ये अनलिमिटेड हैं, यानी कि गवर्नमेंट के पास आर्बिट्रेरी पावर्स हैं जो कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हैं। और क्योंकि ये पावर्स आर्बिट्रेरी हैं एंड देयर इज नो लिमिट ऑन दीज पावर्स, गवर्नमेंट कैन डू एब्सोल्युटली एनीथिंग। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से लोगों को अरेस्ट कर सकती है, उनकी प्रॉपर्टीज ले सकती है, एक्सेट्रा। सो एक तो ये केस हो गया और ये केस आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ कोरिया में। सो इस केस में ऑल्दो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है बट इट हैज अनलिमिटेड पावर्स। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्नमेंट तो फॉर्म हुई है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को लिमिटेड पावर्स दी हैं, यानी कि किसी भी तरह की आर्बिट्रेरी पावर्स किसी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है। गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है इसके ऊपर एक लिमिट है और ये लिमिट लगाई जाती है ताकि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से लोगों को ऑपरेस ना करे। ऐसे केस में गवर्नमेंट इज बाउंड बाय रूल ऑफ लॉ। जो अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है गवर्नमेंट को उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट कैन नॉट एक्ट इन एन आर्बिट्रेरी मैनर। सेकेंडली, एक और चीज जो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करती है वो है राइट्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सिटीजन्स को दिए जाते हैं। एंड बिकॉज देयर इज अ रूल ऑफ लॉ विच द गवर्नमेंट हैज टू फॉलो, गवर्नमेंट इन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती और ये राइट्स सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये जो केस है जहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिट्स लगाई गई हैं, इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि एक लिमिटेड गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कंसेप्ट हमें यूजुअली डेमोक्रेसीज में देखने को मिलता है बिकॉज ये जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये अलाइन करता है विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज लाइक रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम, कंसेंट ऑफ द गवर्नड, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेंटिंग अथॉरिटेरियनिज्म। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जो प्रिंसिपल्स या फीचर्स हैं ये अलाइन करते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यू से, और इन प्रिंसिपल्स में आते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी यानी कि सोर्स ऑफ पावर इज विद पीपल, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, separation of powers, independent judiciary, upholding individual rights, civilian control on military and police working according to law. So this was the complete concept of constitutionalism. Follow for more.